हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। सबसे पहले हम एसिड्स का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। अब ब्रॉडली इनको तीन टाइप में हम क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्हीनियस एसिड्स की। अब क्या होते हैं ये एसिड्स? अब ये वाटर में यानी कि एक्वस सोल्यूशन में H+ फर्निश करते हैं। ठीक है, तो हम जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम ले लिया HCl। अगर हमने HCl लिया एक्वस मीडियम में तो ये क्या करेगा? ये H+ प्रोवाइड करेगा सॉल्यूशन के अंदर, जो कंबाइन किससे करेगा? वाटर के साथ। और ये क्या बन जाएगा? H3O प्लस प्लस Cl-। ठीक है, सिमिलरली हम HBr, HF, HI, H2SO4, HNO3 एक्सेट्रा, इन सब की बात कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो हम यहाँ ले सकते हैं अल्कोहल्स। ठीक है, हम ले सकते हैं एसिड्स। ठीक है, हम ले सकते हैं सल्फोनिक एसिड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सभी क्या होंगे? वाटर में H+ आयंस फर्निश करेंगे। अब बात करें ब्रोंस्टेड क्लोरिक एसिड की, तो ये क्या करते हैं? दे आर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग अ प्रोटॉन। ये H+ डोनेट कर सकते हैं। तो सिमिलर हम ऊपर वाले एग्जांपल्स ही नीचे देख सकते हैं। अब बस यहाँ क्या होता है कि कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी आती है। जैसे मान लीजिए हमने ऊपर वाला रिएक्शन ले लिया, HCl वाला ही। हमने लिख लिया HCl प्लस वाटर गिव्स H3O प्लस प्लस Cl-। अब ये क्या है? हमारा एसिड। ठीक है, तो इसने जो H+ दिया, ठीक है, तो ये क्या बन गया? कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, इसने H+ डोनेट किया। अब ये क्या है? बेस। क्योंकि देखो इसने क्या किया? H+ एक्सेप्ट किया, तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट एसिड। तो ये क्या हमारा? कॉन्जुगेट एसिड बेस थियरी, कि एक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस के अंदर एक प्रोटॉन का डिफरेंस, एक बेस और उसके कॉन्जुगेट एसिड के अंदर एक प्रोटॉन का डिफरेंस। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बात करें लुईस एसिड्स की। तो ये क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इनके पास क्या होते हैं? वेकेंट ऑर्बिटल्स। इनके पास होते हैं वेकेंट ऑर्बिटल्स। तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया CH2 माइनस BH2। ठीक है, अब ये क्या कर? लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा, क्योंकि इसके पास क्या है? वेकेंट p ऑर्बिटल है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया AlCl3 FeCl2। तो इन सभी के पास क्या होते हैं? वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपने ले लिया SbCl5 एक्सेट्रा। तो जहाँ भी वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है वहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करा सकते हैं। तो वो सब क्या हो गए? लुईस एसिड्स। क्लियर है? अब बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स की। अब वैसे एसिड जिनमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो और एसिडिक प्रॉपर्टीज़ भी हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल है हम तो बोल सकते हैं अल्कोहल्स, हम बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, हम बोल सकते हैं सल्फोनिक एसिड्स। ठीक है, इन जनरल हम इनकी बात करते हैं। अब देखो इनके जो प्रॉपर्टीज़ होंगे ऑर्गेनिक एसिड्स की प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ये जनरली कैसे होते हैं? वीक होते हैं। दे आर जनरली वीक एसिड्स। जनरली दे आर वीक एसिड्स। ठीक है, अब वीक एसिड है तो हम क्या बोलेंगे कि डिसोसिएशन इज पार्शियल। मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन कभी नहीं होता इन एसिड्स का, जो भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, क्योंकि वो वीक एसिड होते हैं। अब बात करते हैं डिसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब देखो हमने यहाँ ले लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH। ठीक है, उसको पानी में एक्सेस पानी में ऐड किया तो हमारा क्या बन गया? RCO माइनस और H3O प्लस। ठीक है, अब देखो ये हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि हमने पहले ही बोला कि डिसोसिएशन पूरी तरह से कभी कंप्लीट नहीं होता। तो हम यहाँ जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? Ka। Ka क्या है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिड डिसोसिएशन
कांस्टेंट। और के की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। हमने यहाँ वाटर नहीं लिखा क्योंकि ये किस में है, एक्सेस में है, इसका अमाउंट कभी चेंज नहीं होगा, इसलिए हमने वाटर को इंक्लूड नहीं किया। इसके बारे में आप केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। अब बात करें हम पीके की, तो पीके स्टैंड्स फॉर माइनस ऑफ लॉग ऑफ के ए। ठीक है, अब देखो के की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो जितना H3O प्लस बढ़ेगा उतना ही के की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी अगर मैं बोलूं कि के की वैल्यू ज़्यादा है तो मैं क्या बोलूँगा, H प्लस का अमाउंट भी ज़्यादा है, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि के बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ता है। तो पी के क्या है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ के। तो यहाँ देखो माइनस साइन आ गया, इसका मतलब क्या है कि पी के ए के घटने से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि पी के घटेगा कब, जब के आपका बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ नेगेटिव साइन है। क्लियर है। अब देखो अगर मैं बात करूँ पीएच की, तो पीएच क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। ठीक है, अभी हमने बात करी कि H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से आपका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता, बढ़ता, और H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने से ही पीएच क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्योंकि देखो यहाँ क्या है, माइनस साइन है, तो पीएच डिक्रीज हुआ तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हुआ, बढ़ जाएगा। इन जनरल एसिड्स पीएच स्केल पे 7 से नीचे वालों को हम कहते हैं। ठीक, अब सवाल ऐसा भी हो सकता है, आपसे पूछ दे पीकेबी ऑर्डर। ठीक है, आपसे पूछ दे पीओएच ऑर्डर। ठीक है, तो पीकेबी क्या हो जाएगा, पीकेबी इन जनरल हम लोग बेसिस के लिए यूज़ करते हैं और पीओएच भी बेसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर इनका यूज़ करके आपसे क्वेश्चन पूछे एसिडिक स्ट्रेंथ में, तो बिल्कुल जो भी आपका पीके आएगा उसका रिवर्स कर दीजिए, तो पीके भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम बात करें कि के वैल्यू का जो ऑर्डर होगा वही आपका पीकेबी का भी ऑर्डर होगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो हम लोग ये जो फैक्टर है वो यूज़ करते हैं अलोंग अ पीरियड। ये फैक्टर हम यूज़ कर सकते हैं अलोंग अ पीरियड, यानी एक ही पीरियड में जो भी आइटम्स होंगे उनमें ही हम यूज़ करेंगे इसको। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ने से क्या असर पड़ेगा, हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। अब उसको समझते हैं कैसे। जैसे मान लो आपने एक एसिड ले लिया RCOOH, आपने बना दिया उससे RCOO माइनस प्लस H प्लस। मान लो हमने ये रिएक्शन लिख दिया। अब देखो ये क्या है हमारा एसिड, दिस इज एसिड, दिस इज कॉन्जुगेट बेस। अब ये रिएक्शन फॉरवर्ड में कब जाएगा, जब हमारा कॉन्जुगेट बेस कैसा हो, स्टेबल हो। अगर ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हुआ तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। अब जितना रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा उतना ही H प्लस का अमाउंट बढ़ेगा। तो कंडीशन क्या है कि प्रोडक्ट स्टेबल होने से H प्लस का अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो केमिस्ट्री में यही होता, हर रिएक्शन स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है। प्रोडक्ट में अगर स्टेबल स्पीशीज है तो वो प्रोडक्ट की तरफ ही रन करेगा। तो जैसे वो प्रोडक्ट की तरफ रन करेगा H प्लस का अमाउंट बढ़ता जाएगा और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो हमें क्या देखना है कि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस उतना ही हमारा एसिडिक एसिड हो जाएगा। हर सवाल में यही करना है कि हमेशा कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। हम H प्लस निकालेंगे, अनायन बनाएंगे और उसकी स्टेबिलिटी को डिसाइड करेंगे। जो भी हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा वही आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर आएगा। अब देखो यहाँ पहला एग्जाम्पल क्या लिया हमने लिया सेकंड पीरियड के ग्रुप, सेकंड पीरियड का हमने एग्जाम्पल लिया। देखो यहाँ पे क्या है CH4NH3H2 और HF। अब यहाँ H प्लस निकाल दो सबसे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 माइनस बन जाएगा, फिर NH2 माइनस, फिर OH माइनस और फिर F माइनस। तो अगर मैं बात करूँ EN वैल्यू की, तो लेफ्ट से राइट जाने पे क्या हो रहा है, EN वैल्यू बढ़ रहा, यहाँ से यहाँ जाने पे क्या हो रहा, EN वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो अब क्या बोलेंगे, F माइनस इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू OH माइनस, एज कम्पेयर टू NH2 माइनस, एज कम्पेयर टू CH3 माइनस। तो ऑर्डर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अगर मैं थर्ड पीरियड में बात करूँ तो ये इस तरीके से, फोर्थ में बात करूँ तो इस तरीके से। अलोंग अ पीरियड EN वैल्यू लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ती है
जैसे ही इन वैल्यू बढ़ेगी वैसे ही आपका एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट फैक्टर देखें, साइज ऑफ एटम। अब देखो होगा क्या यहाँ पे, साइज के बढ़ने से क्या असर पड़ रहा है। अब ये जो हम यूज करते हैं वो अलोंग अ ग्रुप करते हैं, पहली चीज अलोंग अ ग्रुप। अब देखो साइज बढ़ने पे क्या होगा, साइज बढ़ने पे हमारा जो अनायन है, अनायन यानी कि जो हमारा कॉन्जुगेट बेस है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। समझो इसको कैसे, जैसे मान लो एक छोटा सा एटम है जिसके ऊपर आपने रख दिया नेगेटिव चार्ज, और एक बड़ा सा एटम है जिसके ऊपर आपने रख दिया नेगेटिव चार्ज। अब किस एटम पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा उसके बारे में बात करो। तो देखो जितना बड़ा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के डिस्पर्स होने की टेंडेंसी। ठीक है, मतलब क्या बोल सकते हैं, सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्पर्जन होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितना इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स होगा उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल होगा। छोटे से सरफेस एरिया पे 2 इलेक्ट्रॉन आपने रख दिए और बड़े सरफेस एरिया पे रखा, तो बड़े पे क्या होगा, ज़्यादा डिस्पर्स होगा। हमें पता है इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स तो है नहीं, वो तो क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात कर रहे हैं यहाँ तो हम। तो जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना उसका डिस्पर्जन होगा, जितना डिस्पर्जन होगा उतना कम रिपल्शन होगा, जितना कम रिपल्शन होगा उतना स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, जितना स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। हमने ऊपर अभी बात करी थी। ठीक है, तो साइज बढ़ने से क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, मतलब के वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो देखो हमने यहाँ पे बात कर रहे हैं हाइड्रोजन ग्रुप की, तो हमने यहाँ H निकाल दिया, तो क्या बन जाएगा F माइनस, यहाँ क्या बन जाएगा Cl माइनस, यहाँ क्या बन जाएगा Br माइनस, यहाँ क्या बन जाएगा I माइनस। साइज की बात करें, अगर मैं बात करूँ साइज की, साइज I माइनस का सबसे ज़्यादा, देन Br माइनस, देन Cl माइनस, देन F माइनस। तो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा, जितना बड़ा एटम उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, तो उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर है? सिमिलरली हम ऑक्सीजन फैमिली में भी बात कर सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से आ जाएगा के का वैल्यू। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। तो हाइब्रिडाइजेशन में देखो क्या है, ईएन वैल्यू की अगर मैं बात करूं, लेकिन सबसे पहली बात इसे हम यूज करते हैं सेम एटम के लिए। इट इज यूज फॉर सेम एटम, जिससे भी आप हाइड्रोजन निकालेंगे। तो देखो अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो जहाँ एस कैरेक्टर ज़्यादा है वहाँ पर ईएन वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो मैं बोलूँगा एसपी की ईएन वैल्यू ज़्यादा है sp2 से, ज़्यादा है sp3 से। तो के क्या बोलूँगा मैं, जितनी ईएन वैल्यू ज़्यादा होगी, अभी हमने बात करी, उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ अनायन होगा, कॉन्जुगेट बेस, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो मैं बोलूँगा sp की ज़्यादा होगी, देन sp2 की, देन sp3 की। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान में रखनी है हमें, अगर sp हुआ तो sp के अंदर भी दो चीज़ें पॉसिबल है, डीलोकलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड। sp2 के अंदर भी बात करें तो दो चीज़ें पॉसिबल है, डीलोकलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड। ठीक है, इसका क्या मतलब है समझो, अगर मैं डीलोकलाइज्ड की बात कर रहा तो वहाँ पर क्या हो रहा, डीलोकलाइजेशन की वजह से sp कैरेक्टर आ रहा, और लोकलाइज्ड है इसका मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कोई भी डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा। तो डीलोकलाइज्ड की जो होगी के वैल्यू वो ज़्यादा होगी, और sp के अंदर भी और sp2 के अंदर भी, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज हो रही है, तो उसके वजह से स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, वहाँ रेजोनेंस हो रहा। क्लियर है? चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं इसके। पहला एग्जाम्पल देखें, तो यहाँ क्या है CH3 CH3 CH2 CH2 और CH। अब यहाँ हमने निकाल दिया अगर H प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, देखो CH3 CH2 माइनस, ये क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, ये क्या बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। तीनों में एटम कौन सा है, कार्बन। अगर यहाँ बात करूँ तो ये कैसा है sp3, यहाँ बात करूँ कैसा है sp2, यहाँ बात करूँ तो कैसा है sp। तो sp की क्या होगी, ईएन वैल्यू ज़्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये जो अनायन बना है वो स्टेबल रहेगा उसके ऊपर। क्लियर है? अगला एग्जांपल देखें, दूसरे एग्जांपल में बात करें तो यहाँ देखो हमने यहाँ से निकाल दिया मान लो इस H को, तो क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, हमने निकाल दिया यहाँ पर इस H को, तो क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस। अब यहाँ देखो ध्यान से, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इसको देख के क्या लग रहा है आपको, sp3 लग रहा होगा, बट ये गलत है, ये लोन पे इधर
डीलोकलाइज्ड है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो ये कैसा है, sp2 डीलोकलाइज्ड, और ये कैसा है, लोकलाइज्ड। तो लोकलाइज और डीलोकलाइज में हमने अभी देखा कि जहाँ डीलोकलाइज हो रहा है वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो हम इस तरह बोल सकते हैं तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा। क्लियर है? चलो अगला एग्जांपल देखें, थर्ड। यहाँ बात करें तो देखो, यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, और यहाँ पे निकाल दे तो CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH माइनस। अब ये कैसा है, Sp, और ये कैसा लग रहा होगा, sp2 लग रहा होगा, बट ये गलत है क्योंकि ये यहाँ पर डीलोकलाइज हो सकता है। तो ये कैसा हो जाएगा, sp डीलोकलाइज, और ये कैसा है, sp लोकलाइज्ड। अभी हमने बात करी डीलोकलाइज की क्या होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो फिर से k ऑर्डर इस तरह से आप लिख सकते हो। क्लियर है? फोर्थ एग्जांपल देखें तो यहाँ देखो, हम निकाल दें यहाँ से H तो क्या बन जाएगा, CH3O माइनस, और यहाँ से निकालें तो CH2 डबल बॉन्ड CHO माइनस। अब पहले में ऑप्शन कैसा है, दिस इज sp3, बट यहाँ कैसा है, sp2 डीलोकलाइज्ड, क्योंकि देखो यहाँ पर ये डीलोकलाइज हो रहा है। ठीक है, इस ऑप्शन के पास 3 लोन पेयर है अभी, 1 2 और 3। एक लोन पेयर डीलोकलाइज होगा, बाकी दोनों को आप हाइब्रिडाइजेशन में काउंट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ बात करें एक sp3 एक sp2, तो फिर sp2 की EN वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से हम एसिडिक ऑर्डर ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की। अब देखो, जो भी हमारा कॉन्जुगेट बेस है वो कैसा है, अनायन है। ठीक है, तो उसकी जो स्टेबिलिटी होगी उस पर ही डिपेंडेंट क्या है, हमारा Ka वैल्यू। तो हम बोल सकते हैं कि Ka वैल्यू जो होगा आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा -I के, -M के और -HC के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, +I के, +M के एंड +HC के। इसको बहुत ध्यान से समझना है। क्यों? क्योंकि इससे ही सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इससे ही बनेंगे। ठीक है, जितना आप ये आपको आई इफेक्ट, हमने ये भी पढ़ा था AERHI, पिछले वीडियो हमने बात करी थी इसके बारे में। पहले रेजोनेंस देखेंगे, देन हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव। इसके भी एक्सेप्शंस है बट बहुत कम। इन जनरल AERHI फॉलो अप कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ भी हमें -I दिखेगा, -M दिखेगा, -HC दिखेगा, वहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। जहाँ +M +I और +HC, वहाँ पर K वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। एग्जाम्पल समझते हैं इसको। देखो यहाँ हमने यहाँ बना दिया कॉन्जुगेट बेस, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखो हमने बना दिया कॉन्जुगेट बेस माइनस 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 और माइनस। ठीक, अब यहाँ देखो ये +I लगा रहा इस तरीके से। ठीक है, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा। कहाँ +I सबसे ज़्यादा लगेगा, जहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप ज़्यादा है। तो मैं +I की बात करूँ तो यहाँ इस मॉलिक्यूल में +I सबसे ज़्यादा लगेगा, तो सबसे क्या हुआ, अनस्टेबल हो गया, वो सबसे अनस्टेबल हो गया। तो जितना +I बढ़ा उतना ही ज़्यादा Ka वैल्यू घट जाएगा। तो अगर मैं Ka की बात करूँ तो बोलूँगा कुछ इस तरह से ऑर्डर। ठीक है, जितना कम +I होगा उतना ज़्यादा स्टेबल आपका एसिड रहेगा। चलो अगला एग्जांपल देखें। तो यहाँ देखो हमने यहाँ क्या करना है, पहले तो कॉन्जुगेट बेस बना देना है। क्या बन जाएगा, माइनस माइनस और माइनस। अब देखो यहाँ फ्लोरीन क्या कर रहा, -I लगा रहा, ठीक है। यहाँ NO2 क्या कर रहा, -I लगा रहा, ठीक है। और यहाँ क्या क्या कर रहा है, -I लगा रहा, ठीक है। अब हमने -I का ऑर्डर पढ़ा था, उसमें सबसे ज़्यादा -I कौन लगाता है, NH3+। फिर लगाएगा कौन, NO2, फिर लगाएगा फ्लोरीन, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा K ऑर्डर। क्लियर? अब इसके बहुत सारे और एग्जांपल्स हमने एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़े हैं, तो आप पार्ट 2 GOC सीरीज का जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका। ठीक है, इस वीडियो को देखेंगे, उसमें आपको एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अब बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की। देखो यहाँ अब ये पहला एग्जाम्पल देखो। अब यहाँ सबसे पहले क्या करना है, हमें कॉन्जुगेट बेस बनाना है। पहले हम बनाएंगे कॉन्जुगेट बेस, माइनस 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 और माइनस। ठीक है, इन तरह के सवालों में क्या करना है आपको, सबसे पहले सारे इफेक्ट लिख देना है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे
कि ऑर्डर कैसे निकालना है। पहले हम देखते हैं, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है, सिर्फ यहाँ रेजोनेंस मिल रहा रिंग के अंदर, है ना। तो यहाँ क्या है, फिनाइल रिंग का रेजोनेंस है, प्लस है हमें किसका, फिनाइल रिंग का, ठीक है। अब वो चीज़ यहाँ पे भी है, तो ये तो सब में कॉमन है, प्लस है हमें फिनाइल का, वो सभी में कॉमन, यहाँ भी प्लस एम किसका है, फिनाइल का, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर और कोई इफेक्ट नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन देखो यहाँ CH3 है, तो CH3 क्या कर रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, कितना अल्फा एच, 3 अल्फा एच, और क्या करेगा, प्लस आई लगाएगा, काफ़ी ज़्यादा लगाएगा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी क्लोज है। अब यहाँ देखो, क्या यहाँ CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन लगा सकता है मेटा पोजिशन पे, नहीं, यहाँ पर नो हाइपर कॉन्जुगेशन, लेकिन इंडक्टिव तो लगा सकता है, ये प्लस आई लगा सकता है, लेकिन थोड़ा कम लगाएगा, थोड़ा कम लगाएगा ऑर्थो के रिस्पेक्ट में। क्या यहाँ पे लास्ट में हम बोल सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, बिल्कुल बोल सकते हैं पैरा पोजिशन पे, तो यहाँ पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है विथ 3 अल्फा एच, और यहाँ पे इंडक्टिव तो बिल्कुल ना के बराबर लगेगा, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर हो गया, ठीक है। अब देखो हमें देखना है अनायन की स्टेबिलिटी, तो अनायन कहाँ सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अब देखो जो रेजोनेंस इफेक्ट था, यानी यहाँ पे जो -m इफेक्ट बोलेंगे हम, प्लस एम नहीं, -m इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, वो सभी के अंदर कॉमन है, तो उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते। हमें देखना है CH3 का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब CH3 की वजह से क्या हो रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है रिंग के अंदर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपका जो अनायन है वो अनस्टेबल हो जाएगा, अनायन अनस्टेबल हो जाएगा। अब हमें चेक करना है कौन अनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ए। अगर मैं इसको ए बोल रहा, इसे ए बोल दें, इसे बी बोल दें, इसे सी बोल दें और इसे डी बोल दें, तो मैं बोलूँगा के ऑर्डर ए सबसे ज़्यादा होगा स्टेबल, बिकॉज ए में कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। लेकिन बी सी डी में बात करें तो बी सी डी के अंदर, बी एंड डी के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के अंदर आ जाएगी, उससे अनायन बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, बी एंड डी तो लास्ट में आएंगे, उसके बाद कौन आएगा, सी आएगा। अब बी और डी में बात करें तो इंडक्टिव के हिसाब से हम देखेंगे, अब क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अल्फा एच तो दोनों में सेम है, 3 3, तो इंडक्टिव से अगर देखें तो इंडक्टिव हमारा बी में बहुत ज़्यादा है, बी में ज़्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, डी इज़ मोर स्टेबल देन बी, देन क्या बोलेंगे, डी देन बी। क्लियर है, तो हमें इस तरीके से ही इन तरह के सवालों को सॉल्व करना है, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, अब यहाँ देखो, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ -m है रिंग का, यहाँ पर क्या है, Cl का -i इफेक्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है, यहाँ भी -i लगेगा, थोड़ा कम हो जाएगा, और यहाँ भी -i लगेगा जो बहुत ही कम होगा, ना के बराबर। तो हम क्या बोलेंगे कि के ऑर्डर हम लिखेंगे, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है आपका, जितना -i लगेगा, कहाँ लगेगा -i सबसे ज़्यादा, आपका बी में। अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूँ, ए बी सी एंड डी, तो मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा बी के अंदर स्टेबल है, देन आपका सी के अंदर स्टेबल है, देन डी, देन ए, क्योंकि ए में तो ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, ठीक है। बी सी डी तीनों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थे, तीनों सेम थे, तीनों -i लगा रहे थे, जितना क्लोज होगा उतना ज़्यादा -i लगाएगा, जितना -i होगा उतना ज़्यादा स्टेबल अनायन होगा आपका, ठीक है। चलो अगला एग्जाम्पल देखें। अब यहाँ बात करें, हमने यहाँ पर चेंज कर दिए ग्रुप्स, तो देखो क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ बात करें तो कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ OH क्या कर रहा है, -i लगाएगा, ठीक है। यहाँ एनोड क्या कर रहा है, -i लगाएगा, यहाँ ये क्या कर रहा है, +i लगाएगा। हमें पता है मेटा पोजिशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता, और हाइपर कॉन्जुगेशन भी काम नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव काम करता है, ठीक है। तो मेटा पोजिशन पे देखो, उसके वजह से क्या बोलेंगे, अब 2 -i हैं और एक +i है, तो ज़रा ध्यान से सोचो कि हमने बोला था -i क्या करता है, स्टेबलाइज करेगा, यानी कि आपका इससे हमने बोल दिया ए, इसे बोल दिया बी सी एंड डी, तो हम क्या बोलेंगे, बी एंड सी बोथ आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ए एंड डी। अब ए और डी में बात करें तो ए पहले आएगा देन डी आएगा, क्यों, क्योंकि ए के अंदर ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, बट डी के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, ये अनस्टेबल कर देगा एनायन को, जो भी आप बनाओगे कॉन्जुगेट बेस उसको अनस्टेबल कर देगा। अब ध्यान से देखो,
बी और सी के अंदर अगर मैं बात करें, बी और सी के अंदर ध्यान से देखो, माइनस आई इफेक्ट अगर आपको याद होगा तो NO2 का माइनस आई क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू OH। तो मैं क्या बोलूँगा, C इज ग्रेटर देन B। ये क्या हो जाएगा हमारा K ऑर्डर। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करें। अब यहाँ हमने सबके सब पैरा पे ले लिए। पैरा पे आपको पता होगा मेसोमेर भी काम करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी काम करता है और इंडक्टिव भी काम करेगा। इंडक्टिव की इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, ना के बराबर। तो यहाँ देखो, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं। ठीक है, यहाँ क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन 3 अल्फा H। ठीक है, और क्या है, प्लस आई। यहाँ क्या है, प्लस एम लगेगा और माइनस आई लगेगा, लेकिन प्लस एम डोमिनेट करेगा। यहाँ क्या लगेगा, माइनस आई लगेगा, और यहाँ क्या लगेगा, माइनस एम लगेगा और माइनस आई लगेगा, माइनस एम डोमिनेट करेगा। यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करेगा। अब देखो, जहाँ भी नेगेटिव नेगेटिव इफेक्ट है वो क्या स्टेबलाइज करेंगे। ठीक है, तो मैं के ऑर्डर क्या लिख सकता हूँ, देखो सबसे ज़्यादा माइनस एम स्टेबलाइज करेगा, तो मैं बोलूँगा ABCD कर दूँ, ABCDE इनको नेमिंग कर दूँ, तो ई सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ तो माइनस आई है आपका क्लोरीन के अंदर, देन डी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो बी और सी दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट ज़्यादा हो रहा, एक में हाइपर कॉन्जुगेशन से, एक में प्लस एम से। तो इन दोनों को हम नहीं लिखेंगे इसके बाद, क्यों, क्योंकि वो अनस्टेबल कर देगा ना इनको। उसके बाद रखेंगे हम ए को। अब हम बात करेंगे उसके बारे में जिसमें कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट हो रहा, जो हाइपर कॉन्जुगेशन से होगा, उसमें तो मेसोमेरिक से कम ही जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो मैं क्या बात करूँगा, फिर बी की बात करूँगा, उसके बाद सी की बात करूँगा। क्लियर है। पहले हम देखेंगे माइनस एम और माइनस आई, फिर बात करेंगे हम जहाँ पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं यानी न्यूट्रल। उसके बाद हम बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन की, उसके बाद बात करेंगे मेसोमेरिक अनायन की स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, चलो अगला एग्जांपल। यहाँ बात करें, यहाँ पे सब अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो ध्यान से देखो, हमने बनाया कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, माइनस 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 और माइनस। अब ध्यान से देखो, सल्फोनिक एसिड की अगर मैं बात करूँ, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O माइनस। अब यहाँ ये जो रेजोनेंस होगा, वहाँ 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अगर मैं कार्बोक्सिलिक आयन की बात करूँ, कार्बोक्सिलेट आयन की, तो यहाँ पर सिर्फ 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो जहाँ 3 बनेंगे वहाँ ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा हमारा, अगर A B C एंड D लिखूँ तो के ऑर्डर हमारा सबसे ज़्यादा हो जाएगा D, देन हो जाएगा B। ये तो क्लियर है। अब क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयंस के अंदर और सल्फोनिक एसिड के अंदर क्या होता है, इक्विवेलेंट आयंस बन जाते हैं, तो स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है इनकी। हमने पढ़ा था इसके बारे में AERHI में, E स्टैंड्स फॉर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब मैं बात करूँ A और C की, तो A में क्या हो रहा है, रेजोनेंस तो पॉसिबल है रिंग का, तो फिर क्या लिखेंगे हम A। और C में कोई रेजोनेंस नहीं है, ऊपर से यहाँ पे क्या हो रहा, प्लस आई, उसके बाद क्या लिखेंगे C। तो ये हो जाएगा हमारा K ऑर्डर। क्लियर है। चलो अब 2 पॉइंट्स पहले देखते हैं। जितने भी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं एज कम्पेयर टू एलिफेटिक। एक्सेप्शन इज फॉर्मिक एसिड, यानी HCOOH को छोड़ के बाकी जितने भी एलिफेटिक एसिड्स होंगे, जैसे CH3 COH एक्सेट्रा, वो सभी क्या होते हैं, गंदे एसिड्स होते हैं एज कम्पेयर टू एरोमेटिक। यानी कि अगर मैं बात करूँ PHCOOH की, तो वो अच्छा एसिड होगा एज कम्पेयर टू एसिटिक एसिड। ठीक है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ द फिनाइल रिंग। अब मैं बात करूं, अगर देखो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी एसिड के अंदर अगर स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर या फिर इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग हो जाती है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा घट जाता। अब ये ऐसा क्यों, अब देखो अगर इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग हो गई हल्की सी भी मॉलिक्यूल के अंदर, तो H+ डिसोशिएट नहीं होना चाहेगा, क्योंकि इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग क्या है, स्टेबिलिटी हो जाएगी। मान लो रिंग फॉर्मेशन हो गया, तो वहाँ क्या स्टेबिलिटी मिल जाएगी उसको, तो H+ रिलीज नहीं होगा। H+ रिलीज नहीं होगा तो थोड़ी एसिडिटी कम हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है, रिलेटिवली डिक्रीजेस। ठीक है, बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं आता। लेकिन अगर कॉन्जुगेट बेस के अंदर ये चीज़ हो जाए, कॉन्जुगेट बेस के अंदर एच बॉन्डिंग हो जाए, तो वहाँ पर एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपका कॉन्जुगेट बेस बहुत स्टेबल हो जाता। हम तब से क्या बात कर रहे हैं, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के बारे में। जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, उतना हायर एसिडिटी। ठीक है, अब देखते हैं इस पर एक एग्जाम्पल। यहाँ देखो ध्यान से, तो यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है,
यहाँ NO2 क्या करेगा, -M लगाएगा और -I लगाएगा, -M डोमिनेट करेगा, -I काफ़ी ज़्यादा होगा यहाँ पर। यहाँ पे -I लगेगा, -M नहीं लग सकता, -I कम होगा ऑर्थो से। यहाँ बात करें तो -M लगेगा और -I तो बिल्कुल ना के बराबर लगेगा। अब मैं क्या बोलूँगा, अगर मैं K ऑर्डर के बारे में बात करूँ तो हमारे पास दो -M है, दो -M है। एक में इंडक्टिव ज़्यादा है और एक में इंडक्टिव बहुत ही कम है। तो हम क्या बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए ऑर्थो की जो एसिडिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए पैरा से, देन होना चाहिए आपका मेटा, देन होना चाहिए आपका फिनॉल। ऐसा होना चाहिए था ऑर्डर, बट ऐसा नहीं होता। एक्चुअल ऑर्डर कैसा है, फिनॉल देन ऑर्थो देन मेटा देन पैरा देन ऑर्थो देन मेटा देन फिनॉल। अब ऐसा क्यों हो रहा, ये गलत क्यों हो गया, उसको समझते हैं। देखो ये हमारा क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब यहाँ क्या हो जाता है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो जाती है। उस इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग की वजह से स्लाइटली एसिडिटी कम हो जाती है इसकी, एज कंपेयर टू पैरा, एज कंपेयर टू पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसकी जो K वैल्यू होती है थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है, ड्यू टू दिस इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। यहाँ देखो क्या हो रहा, 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा, 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन, चिलेशन हो रहा है यहाँ पर। तो क्या हो रहा, स्टेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी इस रिंग की, तो H निकलना नहीं चाहेगा, ठीक है। बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं निकलेगा, रिलेटिवली बात कर रहे हैं। चलो अगला एग्जांपल देखें। अब बात करते हैं मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। यहाँ बात करेंगे K1 की और K2 की बात करेंगे, ठीक है। चलो पहले K1 की बात करते हैं। अब ये आपस में क्या है, दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। दिस इज सिस फॉर्म एंड दिस इज ट्रांस फॉर्म। अब देखो यहाँ अगर मैं K1 की बात करूँ तो हम H+ निकाल देते हैं किसी एक से, हमने निकाल दिया। तो देखो मान लो हमने H+ निकाल दिया, हमने यहाँ निकाल दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ हो क्या रहा है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ COH डबल बॉन्ड O। देखो यहाँ क्या हुआ, मैलिक एसिड के अंदर जैसे आपने एक H+ निकाला तो यहाँ क्या हो गया, 7 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन, 7 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन। तो बताओ स्टेबिलिटी बढ़ी कि घटी, बढ़ गई, ठीक है। वही अगर मैं फ्यूमेरिक में करूँ, वही काम अगर मैं फ्यूमेरिक में करूँ तो देखो यहाँ पर ट्रांसपोजिशन की वजह से, ये क्या है, ट्रांसपोजिशन पे है, तो यहाँ पे क्या है, नो एच बॉन्डिंग, ठीक है। आपको पता होगा एच बॉन्डिंग के लिए कंडीशन क्या है, कि जो भी हाइड्रोजन एटम है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होना चाहिए और कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस एच से एक बॉन्ड बनाना चाहिए। तो आप इस एच को नहीं बोल सकते वो एच बॉन्ड करेगा, क्योंकि वो कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इन जनरल होने चाहिए एटम जिससे हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए, क्लियर है। तो यहाँ एच बॉन्डिंग है नहीं, तो मैं क्या बोलूँगा, K1 जो होगा आपका वो मैलिक का ज़्यादा हो जाएगा। यानी मैं बात करूँ K1 की तो मैलिक एसिड की ज़्यादा होगी फ्यूमेरिक से, ठीक है। लेकिन अगर मैं K2 की बात करूँ, तो देखो यहाँ अगर मैं K2 की बात करूँ तो हमने यहाँ से दोनों H निकाल देना है, और अगर मैं बात करूँ फ्यूमेरिक की, तो यहाँ से भी हमें दोनों H निकाल देने हैं, हमने निकाल दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर एच बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, नो एच बॉन्डिंग, क्योंकि वहाँ पर कोई एच ही नहीं बचा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होगा, रिपल्शन होगा, इन दोनों कार्बोक्सिलेट आयन से क्या होगा, रिपल्शन होगा। लेकिन यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे कोई भी रिपल्शन नहीं होगा, ऊपर से क्या होगा यहाँ पर
जो भी यहाँ माइनस आई वैल्यूज़ लगा रहे थे, ये जो भी आपका नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, नेट ज़ीरो हो जाएगा। उसके वजह से क्या होगी, स्टेबिलिटी आपकी बहुत ही बढ़ जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो K2 के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैलिक का कम हो जाएगा वैल्यू, मैलिक इज लेस देन फ्यूमेरिक। क्लियर है? K1 में मैलिक इज अ गुड एसिड, बट K2 में फ्यूमेरिक इज द बेटर एसिड। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं ऑर्थो इफेक्ट की। तो देखो, ऑर्थो इफेक्ट हम लगाते हैं ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक और सल्फोनिक एसिड्स में। ठीक है, हम लगाते हैं ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड एंड सल्फोनिक एसिड। अब यहाँ देखो कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले उन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है that are stronger acid as compared to other isomers, that is meta, para and benzoic acid itself। यानी किसी भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की जो एसिडिटी होगी वो हमेशा ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू इट्स मेटा, पैरा एंड बेंजीन इटसेल्फ, बेंजोइक एसिड इटसेल्फ। पहला पॉइंट तो ये। अगले पॉइंट की बात करें तो ये इफेक्ट आता क्यों है, ये आता है SIR इफेक्ट की वजह से और H बॉन्डिंग की वजह से। SIR इफेक्ट के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। SIR क्या होता है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। अगला पॉइंट क्या है, अगर मैं कंपेयर करूं मल्टीपल एसिड्स जिनके अंदर ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, और उनकी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट डिफरेंट है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के यूज़ करके हम बता सकते हैं कि किसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। अगर -M होगा तो उसकी एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, +M वाले की घट जाएगी, +I वाले की घट जाएगी, -I वाले की बढ़ जाएगी। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ़ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, तो उनका साइज देखेंगे हम। जैसे मान लो कि आपने ऑर्थो पे जो भी लगा है सब्स्टिट्यूशन, उसका सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हुआ, तो हम लोग साइज़ के बारे में बात करेंगे। जितना बड़ा साइज़ होगा उतना ज़्यादा SIR इफेक्ट लगेगा, उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अब पहले समझते हैं इसको कैसे। देखो, मान लो आपने बेंजोइक एसिड ले लिया, ठीक है, ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगा दिया G, ठीक है, आपने क्या किया, इस H को निकाल दिया, ये हमारा क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, अब ऐसा क्या हो रहा है इस G की वजह से कि ये इसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा बढ़ जा रही है, मेटा पैरा से भी ज़्यादा हो जा रही है। अब देखो, होता क्या है, इस G की वजह से होता है यहाँ पर SIR इफेक्ट। यहाँ क्या होगा, SIR इफेक्ट। उसका क्या मतलब है, ये देखो, ये जो ग्रुप है हमारा कार्बोक्सिलेट आयन, ये कैसा है, sp2 है, ये कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये बेंजीन रिंग के प्लेन में है, पहले बेंजीन रिंग के प्लेन में है। अगर मैं इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के बारे में बात करूं तो ये क्या होगा, ये इस तरीके से रेजोनेंस कर सकता, ठीक है, और ये जो बेंजीन रिंग है ये भी इधर आ सकता है इस तरीके से। यानी मैं अगर बात करूं ये जो बेंजीन रिंग का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर की तरफ आएगा, उसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो क्या हमें ये चाहिए, क्या ये हमारे लिए एफिशिएंट है, क्या ये हमें ज़रूरत है इस चीज़ की, तो नहीं। हमें इसके वजह से हमारा जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो अनस्टेबल हो जाएगा। अब देखो, वो जी ग्रुप कर क्या रहा है उसके बारे में बात करते हैं। ये जो जी ग्रुप है, वो क्या करता है, इस C डबल बॉन्ड O माइनस को ये यहाँ रिपल्शन कॉज करके इसको प्लेन से बाहर कर देगा, इसको आउट ऑफ प्लेन कर देगा। इसके आउट ऑफ प्लेन जाते ही यहाँ रेजोनेंस क्या होगा, बंद हो जाएगा। जैसे रेजोनेंस बंद हुआ तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जिनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, वेरी हाई। ठीक है, तो ये दो इक्विवेलेंट आरएस बनने की वजह से इनकी स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। क्लियर? तो इसी वजह से हम ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड और सल्फोनिक एसिड, इन दोनों में हम क्या बात करते हैं कि उनकी एसिडिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इट्स पैरा एंड मेटा आइसोमर्स एंड बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड इटसेल्फ। अब देखते हैं क्वेश्चंस।
अब यहाँ देखो, हमने ले लिया बेंजोइक एसिड और ऑर्थो पैरा मेटा पे लगा दिया CH3। सबसे पहले हमें सारा इफेक्ट लिखना है। यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ क्या है, ऑर्थो इफेक्ट लग जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या है, प्लस आई लगेगा, किसका, CH3 का, प्लस आई लगेगा CH3 का। और यहाँ क्या लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन विथ 3 अल्फा एच, और लगेगा प्लस आई, वो बहुत ही कम लगेगा। तो मैं बात करूँ के ऑर्डर का, इसे बोल दूँ मैं A B C and D। तो मैं सबसे पहले लिखूँगा ऑर्थो को, बिना कुछ सोचे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑर्थो को। उसके बाद बात करूँ, अब ये देखो C और D के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब प्रोवाइड कर रहा है, तो अनायन अनस्टेबल हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, A लिखेंगे, फिर लिखेंगे A। देन बात करें C और D में, तो जहाँ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वहाँ अनस्टेबल हो जाएगा अनायन, तो मैं क्या बोलूँगा, फिर C बोलूँगा, उसके बाद D बोलूँगा, क्योंकि D में आप हाइपर कॉन्जुगेशन से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश कर देंगे रिंग के अंदर। क्लियर है। अगला एग्जाम्पल, यहाँ बात करें तो यहाँ कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ क्या लगेगा, ऑर्थो इफेक्ट, यहाँ क्या लगेगा, माइनस आई, यहाँ क्या लगेगा, माइनस आई। यहाँ का माइनस आई क्या है, स्ट्रॉन्ग है, यहाँ का माइनस आई क्या है, वीक है। ठीक है, अब मैं बात करूँ के ऑर्डर का, फिर से इसको बोलते हैं A B C and D। तो मैं बोलूँगा B सबसे ज़्यादा, देन अब C और D में माइनस आई ग्रुप लग गया, इसका मतलब के वैल्यू बढ़ जाएगी इनकी, लेकिन किसकी ज़्यादा होगी, C की या D की। जहाँ माइनस से ज़्यादा होगा वहाँ पे ज़्यादा होगा इफेक्ट, मैं बोलूँगा C, देन D, देन A, क्योंकि A के अंदर तो कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। जहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है हम उसकी एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा ही बोलेंगे एज कम्पेयर टू जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं प्रेजेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ बात करें तो देखो, यहाँ पे नो इफेक्ट, यहाँ क्या लगेगा, ऑर्थो इफेक्ट, यहाँ क्या लगेगा, माइनस आई इफेक्ट, और यहाँ क्या लगेगा, प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, अब मैं बात करूँ के वैल्यू की, तो मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा ऑर्थो, यानी कि A B C and D, यानी सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, B, देन माइनस आई यानी C, देन A, जो इफेक्ट कुछ भी नहीं है, उसके बाद D, क्योंकि D में क्या है, प्लस एम हो गया, वो अनस्टेबल कर देगा नाइन को। क्लियर। अगला एग्जाम्पल देखें, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट, और यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे हम B A B C D लिख लें, तो हम लिखेंगे सबसे पहले B, देन लिखेंगे हम माइनस एम, क्योंकि माइनस एम रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। उसके बाद लिखेंगे हम C, क्योंकि माइनस आई। उसके बाद लिखेंगे A, बिकॉज उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं है। सिंपल। नेक्स्ट बात करें, यहाँ बात करें तो क्या बोलेंगे इसको, कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ ऑर्थो इफेक्ट, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट, और यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता, इसमें क्या होगा, जो के ऑर्डर आएगा वो आएगा आपका, अब इसको मैं अगर A, इसको B, इसको C और इसको D बोल दूँ, तो हमारा जो के ऑर्डर आएगा वो आएगा सबसे पहले B का। ठीक है, देन हमारा जो मेटा आएगा, देन आएगा हमारा मेटा, यानी इसकी जो वैल्यू आती है एक्सपेरिमेंटली देखी गई है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, जो पी के वैल्यू है इनका ऑलमोस्ट सिमिलर है एज कम्पेयर टू ऑर्थो। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा A, देन D, क्योंकि D में क्या है हमारा, प्लस एम इफेक्ट है। ठीक है, चलो अगला एग्जांपल देखें। अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, लेकिन यहाँ सब में क्या है, ऑर्थो है, ऑर्थो ऑर्थो ऑर्थो, और यहाँ पे भी ऑर्थो, और सभी में क्या है, प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई, और यहाँ क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन 3 अल्फा एच, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन 2 अल्फा एच, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन 1 अल्फा एच, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। तो इन तरह के केसेस में हम बात, जब भी अल्काइल ग्रुप आ जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, साइज प्रोपोर्शनल टू SIR प्रोपोर्शनल टू के। तो मैं क्या बोलूँगा, D की के वैल्यू सबसे ज़्यादा, देन C, देन B, देन A। मैं इसे A बोल दूँ, इसे B, इसे C और इसे D। तो जितना ज़्यादा साइज होगा उतना ज़्यादा क्या होगा आपका, SIR वैल्यू होगी, उतना ही ज़्यादा क्या होगा आपका के वैल्यू हो जाएगा। ठीक है,
अब हो क्या रहा है, ये इतना बल्कि ग्रुप है, वो COH को प्लेन से बाहर ज़्यादा करेगा। जितना प्लेन से बाहर ज़्यादा करेगा उतना उसकी टेंडेंसी क्या होगी, रेजोनेंस नहीं करने की होगी बेंजीन रिंग से। जितना वो रेजोनेंस से नहीं करेगा बेंजीन रिंग से, उतना ही ज़्यादा वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के रह सकता है, जिससे स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी कॉन्जुगेट बेस की। अगला एग्जांपल देखें, तो यहाँ हमने लगा दिया FCl Bri, ये सभी क्या करते हैं, -i लगाते हैं। फिर से यहाँ क्या बात करेंगे, साइज प्रोपोर्शनल टू SIR प्रोपोर्शनल टू K। तो मैं क्या बोलूँगा, ऑर्डर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जितना बड़ा आपका साइज होगा, I सबसे बड़ा है, तो वो COH को ज़्यादा प्लेन से बाहर करेगा। अगला एग्जाम्पल देखें, अब यहाँ हमने 6 एग्जाम्पल लिए हैं, ABCDEF। ठीक है, इसमें बात करते हैं। सभी के सभी ऑर्थो हैं, डी को छोड़ दें तो बाकी सभी क्या हैं, ऑर्थो हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो K ऑर्डर आएगा वो डी का सबसे कम होगा, बाकी सबका उसके बाद आएगा। अब यहाँ बात करें तो सभी के सभी अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दिखाते हैं, तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की। देखो यहाँ क्या है, 3 अल्फा H हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, यहाँ क्या है, +M है, और H बॉन्ड भी है किसके अंदर, इन कॉन्जुगेट बेस। हमने इसके बारे में बात करी है। यहाँ क्या है, -M है और -I है, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ -I है, यहाँ क्या है, +M एंड -I। तो देखो, अगर मैं बात करूँ K वैल्यू की, तो सबसे पहले मैं किसको रखूँगा, सबसे पहले मैं रखूँगा -M वाले को। तो -M से क्या हो रही है, हमारी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा बढ़ेगी, तो मैं बोलूँगा C सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद बात करूँ मैं -I की, लेकिन -I से ज़्यादा यहाँ पर होगा OH, क्योंकि वहाँ कॉन्जुगेट बेस के अंदर H बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ आ गया B, बिकॉज उसके अंदर क्या हो रहा, कॉन्जुगेट बेस के अंदर H बॉन्डिंग हो जाएगी, जिसके वजह से कॉन्जुगेट बेस कुछ ज़्यादा ही स्टेबल हो जाएगा। फिर आएगी E की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है, -I। उसके बाद में बात करूँ तो आएगा हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन से देने वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कम्पेयर टू OCH3, क्योंकि OCH3 में +M से जाएगा, वो +M से बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा वो। तो मैं लिखूँगा फिर A, देन लिखूँगा मैं F, देन लिखूँगा मैं D। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑर्डर इन 6 कंपाउंड्स का। चलो अगला एग्जांपल देखें, तो यहाँ बात करें, देखो तो यहाँ पहला एग्जांपल जो है ए में अगर देखें तो ए में क्या होगा, जो H बॉन्ड होगा, H बॉन्डिंग कुछ ज़्यादा ही होगी। यहाँ बात करें तो H बॉन्डिंग जो होगी वो कम होगी। जैसे यहाँ 2 रिंग का फॉर्मेशन हो सकता है, वहाँ एक ही रिंग का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो मैं इसको ज़्यादा बोलूँगा। उसके बाद लास्ट में कौन आ जाएगा, ये, क्योंकि यहाँ क्या लगाएगा, ये -I लगाएगा। इन दोनों में ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, ए और बी में। ए में कुछ ज़्यादा ही लगेगा ऑर्थो इफेक्ट, बी में थोड़ा कम लगेगा, और उसके बाद सी में तो ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा। तो हम क्या बोलेंगे, सिर्फ सिंपल -I से विड्रॉ करेगा ये। ठीक है, चलो अगला एग्जाम्पल देखें, तो यहाँ बात करो, यहाँ ऑर्थो इफेक्ट ज़्यादा लगेगा, यहाँ ऑर्थो इफेक्ट कम लगेगा, यहाँ ऑर्थो इफेक्ट और भी कम लगेगा, क्योंकि इन दोनों में बल्किनेस कम है। यहाँ दोनों ग्रुप ऑर्थो पे करेंगे इसको रिपेल, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा ऑर्डर हमारा K वैल्यू। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखें। अब यहाँ बात करें तो देखो, OH एक स्मॉल ग्रुप है, वो एक्सपीरियंस नहीं करता स्ट्रिक्ट रिपल्शन। तो अगर हम यहाँ H+ निकाल दें उससे, अगर मैं यहाँ H+ निकाल दूँ इससे, तो O- और यहाँ भी O-, तो यहाँ पर ये इधर डीलोकलाइज करेगा और ये -M दिखा सकता। ठीक है, तो स्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन अगले एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ रिपल्शन की वजह से ये क्या आ जाएगा, आउट ऑफ प्लेन। अब आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से ये -M नहीं शो कर सकता, तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो इसकी K वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है, अगला एग्जाम्पल देखें, तो यहाँ बात करें तो देखो, OH से H निकाल दो पहले, माइनस। ठीक है, अब देखो ध्यान से, CN का जो शेप है वो कैसा है, देखो C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहाँ रिपल्शन की बात करें तो क्या यहाँ कोई रिपल्शन का फैक्टर आता है, नहीं,
क्योंकि सी एन क्या लीनियर है, वो कितना भी रिपेल हो जाए वो एक लाइन में ही रहेगा, तो यहाँ पर कोई स्टेरिक रिपल्शन नहीं आएगा, नहीं आएगा। यानी यहाँ बात करेंगे नो एस आई आर। तो कैसे सॉल्व करें इसको? तो देखो, ये माइनस एम तो लगाएगा यहाँ पे भी और माइनस एम लगाएगा यहाँ पे भी, ये यहाँ भी लगाएगा और यहाँ भी लगाएगा। पर ये सी एस थ्री ग्रुप देखो, ये यहाँ क्या लगा रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ भी हाइपर कॉन्जुगेशन, पर यहाँ क्या लगा रही है, माइनस आई और यहाँ पे माइनस आई, सॉरी प्लस आई और प्लस आई। कौन सा इफेक्ट ओ माइनस को स्टेबल करेगा या फिर कम अनस्टेबल करेगा? तो प्लस आई कम अनस्टेबल करेगा, तो हम क्या बोलेंगे, ये आउट हो जाएगा हमारा के का। ठीक है, और भी आप एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं इसके। अगले वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ की, यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग जितने भी अमीन्स एंड अमाइड्स उसके बारे में हम बात करेंगे। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर वीडियोज। Thank you so much for watching. See you in the next one.